एवरीवन, आपका अपने ऑल अपडेट चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज हम हिंदी में हिंदी भाषा की ध्वनियाँ, वर्ण, अनुस्वार, अनुनासिक और चंद्रबिंदु पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका आज का टॉपिक रहने वाला है। तो जो भी फ्रेंड्स नए हैं प्लीज चैनल से जुड़ जाएं और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि जो आने वाली यूपी टेट की क्लास है वो आपकी चल रही है, तो औरों को भी फायदा मिले, तो इसीलिए आप उनको ये शेयर कर दीजिए। आपका यूपी टेट का पेपर नजदीक है, तो चलते हैं आगे। क्या पढ़ते हैं आज? तो इसमें मैंने बताया था कि आपको कि हिंदी भाषा की ध्वनियां, वर्ण, अनुस्वार और अनुनासिक चंद्रबिंदु हमें पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट आ जाता है आपका भाषा और ध्वनि का अर्थ। सबसे पहले तो हम अर्थ ही जानेंगे, तो अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहले क्या है भाषा का अर्थ? कि हम बोलते हैं, जब हम बोलते हैं जो हमारे मुख से जो आवाज निकलती है वह हमारी ध्वनि होती है, ठीक है ना। भाषा ध्वनियों के माध्यम से ही युक्त है, यानी कि जैसे कि हम अब जैसे मैं आपको बोल के बता रही हूँ तो ये हमारी ध्वनि है। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से जो आवाज निकलती है उसे ध्वनि कहते हैं। भाषा ध्वनियों के माध्यम से ही व्यक्त होती है। भाषा को हम मौन रह के व्यक्त नहीं कर सकते। जब तक हम बोलेंगे नहीं, कुछ अपने मुंह से निकालेंगे नहीं वर्ड, तब तक हम भाषा का प्रयोग यानी अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। फिर चलते हैं इसके उदाहरण की तरफ। उदाहरण के माध्यम से हम अच्छे से समझ लेते हैं। और जैसे कि क, ख, ग, घ, ऐ, ए, ई आदि, ये हमारी ध्वनियां हैं। क, ख, ग, आ, ई आदि, ठीक है ना। इन ध्वनियों को लिखित रूप से दिखाने के लिए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। जो हम मतलब जब भी हम ध्वनि बोल रहे हैं तो उसका कोई प्रारूप तो होगा, उसको दिखाने का कोई चिन्ह तो होगा। तो इसी माध्यम से हम उस भाषा को, हम ध्वनियों को अपने प्रदर्शित करते हैं, यानी कि जो हम उन ध्वनियों को हम दर्शाते हैं, ठीक है ना, लिखित रूप में। क्योंकि लिखित रूप में नहीं होगा जब तक हम उस भाषा नहीं मानी जाएगी। एक तो लिखित रूप होता है, फिर उसको हम बोल कर यानी कि ध्वनि के माध्यम से उसको समझाते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको समझ में आई हो। सबसे पहले वर्ण। वर्ण क्या है? वैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था वर्ण का अर्थ, लेकिन इसमें भी हम जान लेते हैं थोड़ा सा। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी ये परिभाषा इंपोर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है यूपी टेट में, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। फिर आ जाता है इसका उदाहरण। उदाहरण के बिना तो हम कुछ समझ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले उदाहरण क, ख, ग, आ, ई, उ, क, ख, ग, ए, आ, ई आदि, ये सब हमारे उदाहरण हैं। तो वर्णों के भेद क्या हैं? फिर जान लेते हैं। वर्णों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? दो भेद। एक तो होता है आपका स्वर, एक होता है आपका व्यंजन। ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक है बहुत। तो स्वर में क्या जानते हैं? स्वर भी मैंने आपको पढ़ा दिए थे, फिर भी इसमें मैं एक एक परिभाषा लेके आई हूँ क्योंकि आपको रिवाइज हो जाए। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है ना। जो मतलब हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है बिना वायु के, रुकावट के, तो वह हमारी ध्वनि मतलब स्वर होते हैं। यानी कि एक मैं आपको सरल शब्दों में बोल दूं कि जो वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं वो हमारे स्वर होते हैं, ठीक है ना। ये सिंपल सी भाषा है और ये बहुत ही इफेक्टिवली है, ठीक है ना। वायु बिना किसी रुकावट के निकलती है, वो हमारे स्वर होते हैं, ठीक है ना। ये फिर आ जाते हैं हिंदी स्वर। हिंदी के कितने स्वर होते हैं, ठीक है। तो ए, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ, ये हमारे होते हैं हिंदी के 11 वर्ण। गिन लेते हैं काउंट करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपके स्वर हो गए। स्वरों के प्रकार क्या होते हैं ये भी जान लेते हैं। चलते हैं आगे। नंबर 1 आता है आपका ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर होता है आपका जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, वे आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। ये आपके मतलब स्वर के 3 पार्ट होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। तो पहले हम सबसे पहले ह्रस्व पढ़ते हैं। तो ह्रस्व में आपके कौन कौन से आते हैं? शुरू के चार वर्ण आते हैं। कौन कौन से? ए, ई, उ और री। ये आपके 4 आते हैं ह्रस्व स्वर जिनमें कम समय लगता है, ठीक है ना। जैसे कि ए, ई, उ, री, ज्यादा समय नहीं लगा ना, तो ये आपके ह्रस्व स्वर है। दीर्घ में क्या है? दीर्घ में आपका थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, ठीक है ना। जैसे कि आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये आपके कितने हो गए? वो 4 थे। ये 4, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपके 7 हो गए। वो 4 तो 11 हो गए आपके पूरे, ठीक है ना। तो ये आपको याद रख लेनी है। एक प्लुप्त स्वर है। प्लुप्त स्वर में मैं वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्लुप्त स्वर, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा उसके बारे में। प्लुप्त स्वर, ठीक है ना। प्लुप्त स्वर में क्या होता है आपके? तो उसमें आते हैं आपके जो ज्यादा मतलब दीर्घ से भी ज्यादा समय लगे, जैसे कि ओम, ओम, ये आपके ज्यादा समय लग रहा है, ये आपके प्लुप्त होते हैं, लेकिन इनका ज्यादा यूज नहीं है यहाँ पर, तो हम इनको ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। चलते हैं व्यंजनों की तरफ। क्या है व्यंजन? कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं आपके, ये जान लेते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु को किसी स्थान पर रुकावट मिलती है वह व्यंजन, यानी कि जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते। उसमें स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इसमें स्वतंत्र रूप से नहीं बोले। यहाँ हम स्वरों की सहायता लेते हैं। क्या व्यंजनों में हम लेते हैं स्वरों की सहायता। तो ये आपकी डेफिनेशन भी है, मतलब सादा सी है कि जो स्वरों की सहायता, जो बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, जो स्वरों की सहायता से नहीं बोले जाते उन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है ना। आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आई हो। फिर आ जाते हैं हम
हिंदी के व्यंजन। तो मुख्य व्यंजन क्या हैं? तो ये आपके क ख ग घ च छ ज झ य ट ठ ड ढ त थ ध न प फ फ म, यानी कि ये आपके वो भी हैं, जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, जो आपके 5 होते हैं। ये आपके स्पर्श व्यंजन भी हैं, ठीक है ना, स्पर्श व्यंजन, ठीक है ना, ये आपको याद रखनी है। तो ये बहुत आसान है, आपके 25 होते हैं, इसकी संख्या 25 होती है और मैं आपको आगे बताऊंगी, ठीक है ना। ये आपको याद रख लेने, हिंदी के ये मुख्य व्यंजन है, सबसे प्रमुख, ठीक है ना। और ये हाँ, ये भी तो रहेगा नीचे, यार अलावा ये आपके कैसे हैं, ये आपके अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन, ठीक है ना। ये आपके ऊष्म व्यंजन है, 4 होते हैं, ठीक है ना, ये भी 4, ये भी 4, ठीक है ना, ये आपको याद रख लेनी है। तो ये आपके मुख्य व्यंजन है, तो ये आपको याद रख लेनी है। व्यंजनों का वर्गीकरण कैसे होता है ये भी जान लेते हैं। देखो मैं अभी ऊपर बता के आ रही थी ना, क वर्ग, व्यंजनों का वर्गीकरण इस तरीके से होता है। जैसे क वर्ग में आएगा क ख ग घ है, ठीक है ना, अंगा सॉरी। फिर च में आ जाएगा आपका, च में आ जाएगा च छ ज झ य, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका ट ठ ढ ते थे न, ये आ जाएंगे, ठीक है ना। ये आपको अच्छे से, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप आसानी से ये देख सकते हैं, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं आपके संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं ये भी जान लेते हैं, क्योंकि ये भी मतलब पूछे जा सकते हैं आपसे। तो सबसे पहले संयुक्त व्यंजन जानते हैं, 2 व्यंजनों के मेल से बने वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। मैंने हालांकि इसकी क्लास ले चुकी हूँ, लेकिन मैं ये छोटे छोटे टॉपिक इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि आपको रिवाइज हो जाए, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आई हो, ठीक है ना। तो ये 6, सबसे पहले 6 आता है, 6 क्षत्रिय। तो 6 क्षत्रिय बना है आपका क हलंत प्लस से षटकोण, ठीक है ना, मूर्धा वाली, तो ये आपको याद रखनी है। फिर आ जाते हैं आपके त्रय, त्रिशूल। त्रिशूल भी आपका संयुक्त वर्ण है, इसमें आपका तय हलंत, ये हलंत है आपके, रे आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आ जाएगा आपका रे 2 बार टाइप हो गया। तो फिर आ जाएगा आपका ज्यानी, ज्यानी बोलते हैं इसको, जय प्लस अय्या, जय प्लस अय्या इससे बनता है ये, ठीक है ना, हलंत प्लस अय्या, ठीक है ना, ये आपको याद रखने हैं। फिर आ जाते हैं हम अनुस्वारों की तरफ। अनुस्वार क्या होते हैं ये मैं बेसिक लाई हूँ, बिल्कुल बेसिक, जो आपको अच्छे से याद हो जाए पेपर टाइम पर। ये बस पीडीएफ थोड़ी सी आपको एक बार में, मतलब एक बार आप देखोगे, 2 बार देखो, क्लास को देखोगे तो आपको मतलब झट से याद हो जाएंगे। ये परिभाषा क्या है कि जिस चिन्ह का प्रयोग किसी वर्ण के ऊपर बिंदु, यानी कि जो हमारे चंद्र बिंदु होती है ना, ये वाली, ये आपका अनुस्वार होता है के रूप में किया जाता है, अनुस्वार कहलाते हैं, ठीक है ना। फिर इसके चिन्ह, ये है आपका चिन्ह, ये दिख रहा है आपको, मैं चिन्ह भी लगा के लाई हूँ जिससे आपको अच्छे से पता चल जाए। ये वाला चिन्ह होता है ना, जैसे कि अंक के ऊपर, ये आपका अनुस्वार होता है, ठीक है ना। इसका यूज कैसे करते हैं ये भी जान लेते हैं। अनुस्वार का प्रयोग प्राय किसी वर्ग के पंचम वर्ण के स्थान से होता है, जैसे कि मैंने बताया था ना आपको, क वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, 5 हो गए ना। तो इसके जो अंतिम है ना, क का क्या हो गया अंगांतिम, च का क्या हो गया अरे, त का क्या हो गया च छ झ अइया और मैं, ठीक है ना, ये आपके अंतिम। तो यही हमारे अनुस्वार की दृष्टि में आते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ये उदाहरण में गंगा, चंदन, हिंदी, कंपन, जो अंकी बिंदी दिख रही है ना, ये आपकी अनुस्वार है। क्या है ये अनुस्वार। तो इससे आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ, यहाँ अनुस्वार की बात चल रही है, ठीक है ना। फिर विशेष बात पर ध्यान देते हैं, क्योंकि कुछ हमें इंपोर्टेंट फैक्ट भी पढ़ने होते हैं कि अनुस्वार एक ही प्रकार की नासिक की ध्वनि को प्रकट करता है, यानी कि नाक और मुख दोनों से बोले जाते हैं, ठीक है ना। अब देखो अनुनासिक और अनुनासिकता में अंतर क्या है, फिर इसको जान लेते हैं। अनुनासिक या अनुनासिकता, यानी कि एक ही वर्ण है, दोनों में बोल सकते हैं। परिभाषा क्या है इसकी, कि परिभाषा है कि जब किसी स्वर का उच्चारण नाक और मुख दोनों से होता है उसे अनुनासिक कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, किसी स्वर का उच्चारण नाक और मुख, अभी मैंने बताया था ना ऊपर, नाक और मुख दोनों से होता है तो उसे अनुनासिक कहते हैं। तो यही आपको ध्यान रखनी है। चिन्ह इसका क्या होता है अनुनासिक का होता है चंदा बिंदी, ठीक है ना। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये अनुनासिक की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये आपको बेसिक सी बात है, ये आपको याद रखनी है। इसे सामान्य भाषा में चंद्र बिंदु भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो आइए चलते हैं आगे, जैसे कि इसके उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में क्या है, माँ, माँ पे चंदा बिंदी है, हंसी पे चंदा बिंदी है, चांद पे चंदा बिंदी है और आंसू पे। तो ये आपके अनुस्वार है। क्या है आपके अनुस्वार, सॉरी सॉरी अनुनासिक, अनुनासिक, ठीक है ना, मिस्टेक हो गई। चलते हैं आगे। इन शब्दों को स्वर नासिका से बोला जाता है। स्वर नासिका यानी कि नाक से बोला जाता है और स्वरों की सहायता से। तो ये आपकी स्वर नासिका। तो आज की क्लास में यहीं तक रहने देती हूँ। जो भी इसका आगे के टॉपिक है वो मैं आपको कल बताऊंगी अगली क्लास में। तो इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट, और इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।